नमस्कार, प्रणाम आप सभी देशवासियों को। जय हिंद। बिहार के मुख्यमंत्रियों की कहानी सीरीज में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज जिस व्यक्ति की बात हम लोग कर रहे हैं, जिस मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, उनका नाम बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल है। वे बिहार के 7वें मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, उनके बारे में बताने से पहले, कि आप बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल को बहुत ही अच्छे से जानते हैं, क्योंकि मंडल कमीशन आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। जो मंडल कमीशन दरअसल अदर बैकवर्ड क्लासेज की स्थितियों के अध्ययन के लिए बनाया गया था, और जिन्होंने सिफारिश की थी कि सरकारी नौकरियों में ओबीसी को 27% आरक्षण मिले। ये वही मंडल जी हैं, बीपी मंडल इनका पूरा नाम है। ये बिहार के मुख्यमंत्री बने। बड़ी दिलचस्प कहानी है कि किन परिस्थितियों में इन्होंने मुख्यमंत्री बना, कितने महत्वाकांक्षी थे ये सज्जन। तो ये पहले मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को पता चले कि मंडल कमीशन के जो अध्यक्ष थे ये बीपी मंडल साहब ही थे। आप लोगों को पता है ना कि 7 अगस्त की वो शाम थी, 1990 साल की बात है, मंगलवार का दिन है। हम सबको याद है कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने अपने मंत्रिमंडल के जरिए मंडल कमीशन को लागू किया था सिलसिलेवार ढंग से। कितना तहलका मचा था पूरे देश में। पूरे देश की जो समाज की स्थिति थी और सियासत की स्थिति थी, सबको उन्होंने बदल कर रख दिया। एक पल में वे दलितों के या पिछड़ों के मसीहा बन गए, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी। तो यह जो मंडल कमीशन की जो बात मैं बता रहा हूँ, तो उसके अध्यक्ष यही बीपी मंडल थे, जो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। तो कहानी बड़ा दिलचस्प है, आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि सबसे पहले तो मंडल कमीशन की पृष्ठभूमि थोड़ा सा समझ लेना इसलिए ज़रूरी है कि मंडल कमीशन हमारे देश के जो सामाजिक स्थिति थी और सियासत की स्थिति थी, दोनों को पूर्ण रूप से बदल कर रख दिया था। आपको याद होगा कि एक विद्यार्थी थे जिनका नाम था राजीव गोस्वामी, डीयू के छात्र थे। उन्होंने आत्मदाह कर लिया सड़क पर, और आप लोगों ने देखा होगा कि आग से लिपटी हुई उनकी तस्वीर। इस तरह का विरोध प्रदर्शन किया गया, क्योंकि मंडल कमीशन लागू करने में कोई बहुत सूझबूझ की बात नहीं थी। बड़े ही राजनीतिक स्वार्थ के नज़रिए से इस कमीशन को लागू किया गया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि लागू तो गरीब बच्चों के लिए भी होनी चाहिए थी। हर वर्ग में गरीब बच्चे रहते हैं, हर बच्चे कोई अमीर तो नहीं होते हैं हर वर्ग में, तो उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए था। और आरक्षण इस तरह से आप 27% केवल सियासी कारणों से, आपको वोट बैंक लुभाने के कारण से अगर आप दे रहे हैं, तो गदर तो होना स्वाभाविक था। इतनी ज़बरदस्त संघर्ष हुई। जो विरोध कर रहे थे वे सड़क पर आ गए, और जो समर्थन कर रहे थे वे भी सड़क पर आ गए, और इस तरह से ज़बरदस्त संघर्ष हुआ। आप लोगों को याद होगा कि एक बहुत ही यूथ थी इंदिरा साहनी, जो सुप्रीम कोर्ट की लॉयर थी। वो इमीडिएट जा कर के सुप्रीम कोर्ट में फाइल की, और तत्कालीन जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब थे, रंगनाथ मिश्रा साहब, उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया इंदिरा साहनी के इस पिटीशन पर, और उन्होंने तत्काल प्रभाव से मंडल कमीशन पर स्टे लगा दिया था। लेकिन हुआ क्या, महज 3 साल के बाद संवैधानिक खंडपीठ ने मंडल कमीशन को लागू कर दिया। तो मेरा कहना यह है सिर्फ कि मैं सिर्फ आपको याद दिलाते चलूँ कि ये जो मंडल कमीशन था, ये बीपी मंडल उसके अध्यक्षता कर रहे थे, जिनका पूरा नाम बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल है। अब चलते हैं कि किस परिस्थिति में, चूँकि हम लोग मुख्यमंत्रियों की कहानी की बात कर रहे हैं, तो किस परिस्थिति में ये साहब बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। बड़े महत्वाकांक्षी थे। ये थे दरअसल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ये संसोपा के नेता थे।
संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पार्टी थी और उसी समय बिहार विधानसभा में बड़ा उथल पुथल हो रहा था और संसोपा में ये थे और संसोपा के जो लीडर थे वो थे कर्पूरी ठाकुर, जिनको उप मुख्यमंत्री पद मिला था और महामाया बाबू मुख्यमंत्री बने थे। अब देखिए कि बीइंग एन एमपी ही बिकेम द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ बिहार। कितनी महत्वाकांक्षी की बात है कि कहाँ तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ये एमएलए या एमएलसी नहीं थे, लेकिन अपनी चतुराई से, अपनी मजबूती कहिए, पॉलिटिकल पकड़ कहिए, क्योंकि उन दिनों यही हो ही रहा था। हर नेता अपना गुणागणित में लगा रहता था, हर पार्टी अपने गुणागणित में लगी रहती थी और इस गुणागणित के चक्कर में ये महाशय बन जाते हैं बिहार के हेल्थ मिनिस्टर। अभी मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। तो चूँकि उन दिनों संचार की व्यवस्था भी इतनी नहीं थी। आप कहिएगा कि ये महाशय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया क्या कर रहे थे? बड़े आदर्शवादी थे जी, बहुत आदर्शवादी थे राम मनोहर लोहिया साहब। तो उन्होंने क्या किया था कि 67 के जो बिहार का चुनाव था उसके बाद ये महाशय चले गए थे केरला। अब केरला में जब अपना ऑपरेशन निपटा करके ये दिल्ली लौटते हैं तब इनको पता चलती है कि ये जो मधेपुरा के जो एमपी थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी, ये बिहार सरकार में हेल्थ मिनिस्टर बन गए हैं। बहुत आपत्ति उन्होंने दर्ज की, क्योंकि संसोपा का जो नियमावली था उसके अनुसार उन्होंने सख्त हिदायत दी थी कि पार्टी अध्यक्ष कोई मंत्रालय नहीं लेगा, विधान परिषद के लोग मंत्रालय में नहीं जाएंगे, कोई एमपी नहीं जाएंगे, या आप कह सकते हैं कि राज्यसभा का सदस्य भी सरकार राज्य स्तर पर मंत्री नहीं बनेंगे। इसके पीछे उनका एक बहुत शानदार और सॉलिड लॉजिक ये था कि अगर कोई एमपी रिजाइन देता है और राज्य सरकार में मंत्री बनता है तो फिर से एमपी के लिए उपचुनाव होगा और जिसके कारण जाहिर सी बात है कि देश पर राजस्व का अनावश्यक बोझ पड़ेगा। तो लोहिया साहब अपने सिद्धांतों पर अडिग थे और इन्होंने लोहिया साहब ने बहुत ज़बरदस्त विरोध जताया कि ये जो बीपी मंडल साहब हैं ये कैसे बन सकते हैं हेल्थ मिनिस्टर, नॉट एट ऑल। तो उनके ज़बरदस्त हस्तक्षेप के कारण या विरोध के कारण ये जो बीपी मंडल साहब जो हैं 6 महीना के अंदर, चूँकि इनको एमएलसी बनना अनिवार्य था, नहीं तो इनको रिजाइन करना पड़ता, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया लोहिया साहब के विरोध के कारण। ही कुड बिकम एमएलसी, ध्यान में रखिएगा। अब ये महाशय संसोपा और लोहिया, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से बिल्कुल दुश्मनी ठान ली और इन्होंने संकल्प लिया कि किसी भी सूरत में आई हैव टू बिकम द चीफ मिनिस्टर, और इसके लिए इन्होंने सतीश प्रसाद सिंह को मोहरा बनाया। ये लोग क्या किए कि करीब 25-26 विधायक संसोपा को तोड़ करके अपनी एक अलग पार्टी बना लिए और सतीश बाबू को पहले मुख्यमंत्री बनाया गया। सतीश बाबू को इसलिए मुख्यमंत्री बनाया इन्होंने कि इनका इसमें एक चाल था कि पहले सतीश बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर मेरे लिए बिहार परिषद की जो सदस्यता है उसका मार्ग प्रशस्त करेंगे। यही मात्र काम था सतीश प्रसाद सिंह का और इस गुणागणित के कारण सतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाया गया था और वो महज 3 दिन तक ही मुख्यमंत्री बने रहे और उन्होंने बखूबी बीपी मंडल का जो डायरेक्शन था, इंस्ट्रक्शन था, उसी को निभाए। इनके लिए विधान परिषद का जो जगह है उसका मार्ग प्रशस्त किया और इसमें कांग्रेस की ज़बरदस्त भूमिका भी थी। केबी सहाय साहब के खास आदमी थे परमानंद सहाय, जो एमएलसी थे, उन्होंने रिजाइन दिया और बीपी मंडल को इस तरह से विधान परिषद में आने का मार्ग उन्होंने प्रशस्त कर दिया। तो सतीश बाबू अपना रेजिग्नेशन भी दे दिए, बीपी मंडल के लिए सुविधा भी हो गई, एमएलसी बन गए परमानंद सहाय की जगह पर और ये जो है मुख्यमंत्री बन गए।
अब मुख्यमंत्री तो बन गए, तो बनते ही क्या होता है कि बिहार में 3-4 जगह कम्युनल राइट्स शुरू हो जाती है, सिवान में, जहानाबाद में, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, और ये कम्युनल राइट्स पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, पूरे तरह से ये फेलियर हो जाते हैं। तो महत्वाकांक्षा इनको तो मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन महज 1 महीना के अंदर इनको रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी अभी बड़ी उठापटक चल रही थी। हमने बताया था कि ये जो विनोदानंद झा जी हैं, इन्होंने क्या किया कि 17 सदस्यों के साथ अपना एक लोकतांत्रिक कांग्रेस बना लिया और कांग्रेस से बगावत कर दी। और इन लोगों ने क्या किया कि इनका जो सपोर्ट था कांग्रेस का, तो चूँकि ये लोग बागी थे, निकल गए, तो इनकी सरकार जो है बीपी मंडल साहब की सरकार गिर जाती है। देखिए कितना तिकरमबाजी से ये नेता लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जनता के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। अब सरकार जब गिर जाती है, तो ये जो लोकतांत्रिक कांग्रेस के जो नेता रहते हैं विनोदानंद झा जी, अब ये भी स्वयं मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे थे, क्योंकि भाई पावर तो चाहिए, लेकिन बहुत सारे नेता इनके नाम पर राजी नहीं थे, और मजबूरन एक दलित नेता को, जिनका नाम श्री भोला पासवान शास्त्री है, उनको मजबूरी में इनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाना पड़ता है। तो इतने तिकरम से बिहार के जो मंत्री और मुख्यमंत्री, इनकी जो मैं कहानी इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जो भूतकाल में हो गया, जो रेखा खींच दी गई, वही रेखाएं जब टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तो पूरी सियासत की दिशा बदल जाती है। और इसलिए बिहार की जो जनता की जो दुर्दशा है, उसका मूल कारण हमारे नेताओं का जो पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा है, वहीं पर आकर के सिमट जाती है। आज भी आप देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ गद्दी बचाने के लिए, मुख्यमंत्री बने रहने के लिए, अथवा सत्ता पर काबिज होने के लिए सारे तिक्रम किए जाते हैं। बिहार की जनता को समझना पड़ेगा कि हमें किस तरह का प्रजातंत्र चाहिए। जातिवाद, मजहबवाद के नाम पर ये लोगों के मन को एक्सप्लॉइट करके अगर इसी तरह से अपने शासन पर बने रहेंगे, तो बिहार की जनता, बिहार एज ए होल का यह बंटाधार होना तय है। आप लोग अब मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। अगले वीडियो में फिर हम एक नए शख्सियत के बारे में चर्चा करेंगे। और अगर आपको मेरा यह संवाद अच्छा लगता है, तो आप लोग मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना बहुमूल्य कमेंट भी प्रदान करें। आप सबको नमस्कार और जय हिंद।